हेलो। मेरा नाम संदीप है और मैं नेटमोक के अंदर इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। और नेटमोक एक राइजिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आप डिफरेंट सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो देखने के साथ में आप अपने कंपटीशन से संबंधित टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई समझने से पहले यदि हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें जिसे मनी सप्लाई समझ में अच्छे से आएगा। मान लो ये एक इंडिविजुअल है। इस इंडिविजुअल के हाथ में या इस इंडिविजुअल के पास में कुछ ना कुछ करेंसी होगी जिससे ये मार्केट के अंदर परचेजिंग पावर को क्रिएट करता है, क्रय शक्ति को पैदा करता है। इस इंडिविजुअल का कुछ पैसा वो बैंक के अंदर होगा। जो हमने देखा कि इंडिविजुअल का बैंक में पैसा या तो हो सकता है डिमांड डिपॉजिट के रूप में, मतलब ऐसा पैसा जिसे ये कभी भी जाके मांग सकता है, या हो सकता है टाइम डिपॉजिट के रूप में, एक ऐसा पैसा जिसे इंडिविजुअल एक मेच्योरिटी के बाद में ही मांग सकता है, या इसका बैंक के अंदर कोई ना कोई एक सेविंग अकाउंट होगा। क्योंकि सेविंग अकाउंट का कुछ पार्ट तो डीडी के अंदर आता है, कुछ पार्ट किस में आता है, टीडी में। क्योंकि सेविंग अकाउंट का पैसा निकाला तो जा सकता है लेकिन उस पर एक कोई ना कोई एक लिमिट होती है कि मंथ में आप इतने ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इससे ज़्यादा अगर पैसा निकालते हो तो आपको मैनेजर से परमिशन लेनी होती है। और अगले स्टेप पर देखेंगे, इस बंदे का कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस के अंदर भी अकाउंट होगा। ये तो मान लो उसका बैंक के अंदर अकाउंट है, इस बंदे का पोस्ट ऑफिस के अंदर भी तो अकाउंट होगा। पोस्ट ऑफिस के अंदर इसका या तो होगा सेविंग अकाउंट या उसका होगा टाइम डिपॉजिट। अब देखो कि मार्केट के अंदर इकोनॉमी में केस है कहाँ का, इसके हाथ में केस है और हाथ के अलावा बैंक के अंदर इसका पैसा जमा कर रखा है और इसका पोस्ट ऑफिस में जमा कर रखा है। तो ये सारा पैसा है ना, इसके जोड़ते जाएंगे और मनी सप्लाई को अलग अलग स्टेप में क्रिएट करते जाएंगे कि हाईली लिक्विड करेंसी होगी। वो मनी सप्लाई का पहला स्टेप M1 का निर्माण करेगी, उससे थोड़ी कम लिक्विडिटी होगी M2 का, उससे थोड़ी कम लिक्विडिटी M3 और सबसे कम लिक्विडिटी होगी M4 की। अब इसमें ये देखेंगे कि अगर इसने कुछ डिपॉजिट किया, मान लो एक बंदे ने बैंक के अंदर टाइम डिपॉजिट किया, तो ये टाइम डिपॉजिट पैसा एक मार्केट के अंदर परचेजिंग पावर जनरेट करता कैसे है। क्योंकि मनी सप्लाई का अगर दूसरा रूप देखें तो परचेजिंग पावर कि मार्केट के अंदर जो क्रय शक्ति है वही तो मनी सप्लाई है। होता क्या है कि बैंक में जो हमने टाइम डिपॉजिट किया, बैंक उसको आगे क्रेडिट करती है, किसी न किसी को लोन देती है। तो बैंक की इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। यदि हमें सेविंग की किसी तरह की हैबिट ही नहीं होगी, यदि हम जितना पैसा हमारा पास है सारा का सारा परचेज कर लेंगे तो बैंक के पास पैसा जाएगा ही नहीं। जब बैंक के पास पैसा जाएगा ही नहीं तो बैंक आगे लोन देगा ही नहीं। बैंक आगे लोन देगा नहीं तो बैंक के अंदर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी होगी ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मनी सप्लाई में हम कौन कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड करने वाले हैं। एक हल्का सा कॉन्सेप्ट और समझ ले तो मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी, इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि यदि आरबीआई गवर्नमेंट के कहने पर, क्यों हम आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट आरबीआई से मनी प्रिंट करवाती है, आगे ये भी देखेंगे आरबीआई मनी प्रिंट करता क्यों है, पहले क्या होता था और आजकल आरबीआई मनी प्रिंट क्यों करता है। आरबीआई मान लो 100 रुपये मनी प्रिंट किया, गवर्नमेंट ने किसी बंदे से ए से कोई भी गुड्स परचेज किया, तो जो भी मनी प्रिंट किया गवर्नमेंट ने वो मनी किस में आ गया, मार्केट के अंदर आ गया। अब ये बंदा क्या करेगा, मान लो इस बंदे ने 20 रुपये तो क्या कर लिया, कंजप्शन कर लिया, अपने घर के लिए काम ले लिया। 80 रुपये इस बंदे ने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब आगे देखेंगे कि बैंक क्या करता है कि जो भी अपना नेट डिपॉजिट होता है उस नेट डिपॉजिट का 4% आरबीआई के अंदर केस के रूप में, किसके रूप में, केवल और केवल मात्र केस के रूप में डिपॉजिट करता है आरबीआई में। मान लो किसी बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट है तो 4 रुपये वो आरबीआई के रूप में केस के रूप में रखता है, क्योंकि मान लो कभी आवश्यकता हुई तो उसको यूज कर सके। तो आरबीआई गाइडलाइन जनरेट करती है कि 4% पैसा आपको केस के रूप में जमा पूंजी का रखना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं CRR, केस रिजर्व रेशियो, कि आपके पास जो रिजर्व है उसका एक 4% केस के रूप में रखते हो आप आरबीआई के अंदर। तो मान लो 80 रुपये का 4% इसने बैंक ने आरबीआई में रख दिया, बाकी पैसा बैंक ने आगे किसी बी को लोन के रूप में दे दिया। क्योंकि इसने जो जमा किया उसको बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इस बी ने क्या किया, कुछ कंजप्शन कर लिया, मान लो
बैंक ने 60 रुपये क्रेडिट किया, इसने 10 रुपये कंज्यूम कर लिया, 50 रुपये किसी अन्य बैंक मान लो पीएनबी के अंदर डिपॉजिट करा दिया, पीएनबी ने भी कुछ सीआरआर रख लिया और बाकी पैसा सी को दे दिया, सी ने कुछ कंजप्शन किया और आगे मान लो एचडीएफसी के अंदर डिपॉजिट कर दिया। तो हम देखेंगे कि मनी तो मार्केट में 100 रुपये आया, पर बैंक ने क्या किया 60 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये से ज़्यादा मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कर दी क्रेडिट के रूप में, जबकि मार्केट के अंदर पैसा तो 100 रुपये के रूप में ही आया था। तो ये जो मार्केट के अंदर जो पैसा आता है ना, ये हम आगे देखेंगे, इसी को बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, M0। और जो ये टोटल का इंक्लूड किया है ना हमने, इसको बोलते हैं MS मनी सप्लाई। तो ये तो माइंड में क्लियर है कि मनी सप्लाई की वैल्यू M0 से तो ज़्यादा होगी ही होगी, कि जो भी गवर्नमेंट प्रिंट करके मार्केट में डालेगी वह डाला गया मनी अपने कई मल्टीपल के रूप में मनी सप्लाई को जनरेट करेगा। अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है मनी सप्लाई पब्लिक के रूप में होती है, ये टोटल परचेसिंग पावर होती है। मनी सप्लाई क्या होती है कि टोटल परचेसिंग पावर होती है जो इकोनॉमी में जनरेट करती है ये। इसके अंदर करेंसी और डिपॉजिट शामिल होते हैं, और इसके अंदर कभी भी आरबीआई या बैंक या गवर्नमेंट का पैसा सम्मिलित नहीं होता है। मनी सप्लाई का दिमाग में क्लियर रख लो, संबंध केवल और मात्र पब्लिक से होता है। और दूसरा, आरबीआई के अंदर, बैंक के अंदर और गवर्नमेंट का पैसा इसमें शामिल नहीं होता है। अब आता है नैरो मनी। नैरो मनी इसको इसलिए बोलते हैं सबसे पहला M1 कि इसके अंदर केवल और केवल मात्र 100% जो लिक्विड मनी है वो M1 में शामिल होती है। तो हमने क्या किया, मनी को नैरोली डिफाइन किया कि हम मनी को वो मनी इंक्लूड करेंगे जो केवल मात्र लिक्विड हो, तो इसलिए इसको कहते हैं नैरो मनी। जैसे मान लो कि अपने हाथ में पैसा, उसको क्या बोल दिया, करेंसी, ये 100% लिक्विड है। हमारा बैंक के अंदर डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट तो क्या होता है, लिक्विड होता है। जब भी गए चेक दिया, बैंक से पैसा लिया, या सेविंग अकाउंट का वह पार्ट जो डिमांड डिपॉजिट की तरह काम करता है। लेकिन ये भी क्या, डिमांड डिपॉजिट भी क्या, नेट डिमांड डिपॉजिट होता क्या है कि बैंक आपस में इंटर बैंक डिपॉजिट रखती है। एसबीआई का पैसा एचडीएफसी के पास में कुछ डिपॉजिट है, एचडीएफसी का पैसा किसी अन्य बैंक में डिपॉजिट है, उसे डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करना है। इसलिए डिमांड डिपॉजिट भी कैसा, नेट डिमांड डिपॉजिट, जो हाथ में पैसा, नेट डिमांड डिपॉजिट और ओडी, तो ये शामिल होता है किसके अंदर, M1 में। अब ये ओडी क्या है, अदर डिपॉजिट क्या है। आरबीआई के अंदर भी क्या होता है, एक डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होता है। हम आरबीआई के अंदर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। होता क्या है कि आरबीआई के जो फॉर्मर गवर्नर होते हैं, या कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जैसी मान लो कोसी गवर्नमेंट की जो बॉडी होती है, इनका क्या आरबीआई के अंदर अकाउंट होता है। और वो कैसा अकाउंट होता है, डिमांड डिपॉजिट। फॉर्मर गवर्नर आरबीआई के अंदर एक डिमांड अकाउंट खोल सकता है, करंट अकाउंट, करंट क्या, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। तो आरबीआई के अंदर ऐसे व्यक्तियों का जो पैसा जमा है, इसको कहते हैं अदर डिपॉजिट, कि वह भी तो, फॉर्मर जो गवर्नर है वो भी तो आरबीआई से पैसा डिमांड करके मार्केट में परचेज कर सकता है। तो परचेजिंग पावर जो 100% लिक्विड है वो तो हमारे हाथ की करेंसी, बैंक के अंदर डिमांड डिपॉजिट, या ये विशेष तरह के ऐसे व्यक्ति है उनका आरबीआई के अंदर डिमांड डिपॉजिट है, इनको पूरे को जोड़ दोगे तो नैरो मनी इंक्लूड हो जाएगा। फिर अगला आता है कि M2 क्या होता है। जो M1 हुआ, M1 के अंदर सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट पार्ट जो पोस्ट ऑफिस के अंदर है, मान लो हमारा एक अकाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग अकाउंट है, उसका पैसा भी M1 में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, M2। लेकिन ये हाईली लिक्विड होगा, 100% लिक्विड नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालते समय स्लिप भरनी पड़ेगी, क्योंकि चेक से पैसा आता नहीं है। और पोस्ट ऑफिस कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है सेविंग अकाउंट पर, कि पोस्ट ऑफिस के अंदर करंट अकाउंट तो होता ही नहीं है। तो जब M1 के अंदर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा पैसा जोड़ोगे तो M2 का निर्माण होगा। M1 और M2 का अंतर बहुत कम होता है कि पोस्ट ऑफिस इस तरह की या तो सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करते, और सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो गरीब या सामान्य व्यक्तियों को क्या होता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर इस तरह के अकाउंट होते हैं तो वो पैसा कम होता है, इसलिए M1 और M2 का अंतर कम होता है। फिर आता है कि M3 क्या होता है। जो M1 होता है, M1 मतलब अपन हाथ में पैसा, बैंक के अंदर का डिमांड डिपॉजिट, और आरबीआई के अंदर विशेष व्यक्तियों का अदर डिपॉजिट। इस M1 के अंदर यदि आप टर्म डिपॉजिट जो FD या RD करते हैं उसको जोड़ दोगे तो FD और RD तो मेच्योरिटी पर परिपक्व होती है, उसके बाद में ही पैसा निकाल सकते हो, तो इसकी लिक्विडिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि पहले पैसा निकालोगे तो उस पर पेनल्टी होगी। इसलिए जब आप TD को शामिल करोगे M1 में तो किसका निर्माण होगा, M3 में। M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं।
फिर M3 के अंदर क्या होगा, करेंसी होगा। M3 के अंदर डिमांड डिपॉजिट होगा, अदर डिपॉजिट होगा या टाइम डिपॉजिट होगा। फिर होता है कि ओडी क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है कि कुछ ही तो गवर्नर के अकाउंट है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि M3 को यदि हम लेमैन की तरह डिफाइन करें तो करेंसी और बैंक के अंदर टोटल डिपॉजिट्स को क्या करेंगे, M3 बोलेंगे। हम देखेंगे आरबीआई जो पॉलिसी का निर्माण करती है रेपो रेट का, उसका निर्माण M3 के आधार पर करती है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रॉड मनी। M4 वैल्यू के रूप में M3 से ज़्यादा है, लेकिन आरबीआई उसका यूज नहीं करती है। क्यों नहीं करती अभी देखेंगे। तो M4 में क्या है, ये लार्जेस्ट मनी है। अब M3 में हमने क्या किया था, हमारे हाथ की करेंसी और बैंक के अंदर डिपॉजिट सारा, उसमें आप पोस्ट ऑफिस का भी सारा डिपॉजिट जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, M4। लेकिन इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये किसान विकास पत्र है, ये M4 में शामिल नहीं होते। केवल जो हमारा टाइम डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस में है, उसी का पैसा M4 में शामिल होता है। फिर आरबीआई M3 को यूज करती है, M4 को यूज नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि M4 में क्या है, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो जमा पैसा है वो शामिल है, और पोस्ट ऑफिस में जमा पैसे की वैल्यू बहुत कम होती है। दूसरा, पोस्ट ऑफिस दूर दूर स्थित होते हैं, तो वहाँ से डाटा कलेक्ट करना, उस डाटा की ऑथेंसिटी स्थापित करना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए केवल बैंक के रूप में देखिए तो M3 वह आधार है मनी सप्लाई, मतलब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई। बैंक इसी के आधार पर क्या करता है, रेपो का निर्माण करता है। अगर एक एग्जांपल देखें जिससे क्लियर हो जाएगा, मान लो मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है, मार्केट में पैसा भरा पड़ा है और मार्केट के अंदर गुड्स कम है। तो आप बताओ, जब गुड्स कम होंगे और पैसा ज़्यादा होगा तो एक गुड्स खरीदने के लिए हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो मतलब पैसे की वैल्यू कम होगी। इसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है। तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट इसको बढ़ा देगी। तो जैसे ही आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगी तो बैंक क्या करते हैं, मार्केट में पैसा देना कम कर देते हैं। तो मार्केट में धीरे धीरे ये पैसा कम होता जाएगा, पैसा कम होता जाएगा तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आरबीआई इन्फ्लेशन को डिक्रीज करने के लिए या डिफ्लेशन को वापस ऊपर लाने के लिए क्या करती है कि M3 का यूज करती है कि मार्केट के अंदर मनी है कितनी। तो M3 क्या करती है, टोटल परचेजिंग पावर शो करती है इकोनॉमी के अंदर। और ये देख लिया कि इसके अंदर क्या शामिल होता है, करेंसी और बैंक का सारा पैसा। बैंक का डिपॉजिट ही क्या होता है, बैंक का क्रेडिट। क्यों, बैंक जो डिपॉजिट करता है उसी को तो क्या करता है, उधार देता है। कि पोस्ट ऑफिस तो लोन देते नहीं कभी भी। फिर था डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस इज लोन ऑन गवर्नमेंट। क्यों, आप पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसा जमा कराते हो ना, वो आपका सरकार को दिया गया एक ऋण होता है, और सरकार उस पर क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। ये मनी सप्लाई का ही दूसरा नाम है मनी एग्रीगेट। मनी एग्रीगेट M1, M2, M3, M4। M3 क्या है, ब्रॉड मनी। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये 3 है, ये ब्रॉड मनी हो गया। M1 क्या है, नैरो मनी। और M3 क्या है, अपना पैसा और पूरा बैंक के अंदर डिपॉजिट पैसा। M4 क्या है, अपना पैसा, बैंक में डिपॉजिट पैसा और पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट पैसा। तो YV रेड्डी कमेटी क्या हुआ, तो मनी एग्रीगेट को रिवाइज करने के लिए बनी गई थी, कि अलग अलग डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं इसको चेंज करने के लिए थी। फिर ये क्या है, रिजर्व मनी। अभी हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो 100 रुपये प्रिंट करती है ना, तो वही तो रिजर्व मनी है। मतलब हमारा हाथ में अपने केस, और बैंक के पास में जो भी केस का रिजर्व पड़ा है ना, बैंक के पास खुद के पास में केस है, और बैंक का कुछ केस क्या होता है, आरबीआई के पास पड़ा रहता है। केवल केस को आप इंक्लूड कर लोगे ना, केवल केस को, तो ये होती है M0। इसे प्राइमरी मनी भी कहते हैं या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। हाई पावर्ड मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि पीछे एग्जाम्पल देखा था कि 100 रुपये अगर मार्केट में आया तो क्रेडिट क्रिएशन होते होते उस 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये नहीं रहेगी, 540 रुपये हो जाएगी। तो हम देखेंगे किस तरह से 100 रुपये की मल्टीप्लाई 5.4 में होती है, 540 बन जाता है। ये 5.4 इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। जितना पैसा छपा उसका 5.4 गुना उस पैसे की मार्केट के अंदर सप्लाई हो जाती है एज ए क्रेडिट के रूप में। इसलिए जो कहते हैं हाई पावर्ड मनी, मतलब ये एक तरह का मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को किस तरह से बढ़ा देता है। तो ये क्या टोटल स्टॉक है किसका, करेंसी का, नोट का या सिक्कों का, पब्लिक के पास में और बैंक के पास में। तो M0 में करेंसी शामिल है, बैंक का रिजर्व शामिल है, इसलिए इसको रिजर्व मनी कहते हैं। तो रिजर्व मनी में क्या होता है कि बैंक के पास खुद के पास करेंसी होती है, और बैंक क्या आता है, केस के रूप में आरबीआई के पास पैसा रखता है। जैसे हम आगे देखेंगे CRR कि 4% CRR है। अगर बैंक के पास टोटल डिपॉजिट 100 रुपये है तो उसका 4 रुपये बैंक क्या करता है कि आरबीआई के पास डिपॉजिट रखता है। और दूसरा एक्सेस रिजर्व भी रखता है। CR के अलावा भी अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा है तो एक्सेस रिजर्व के रूप में, केस के रूप में किसके पास रखता है, आरबीआई के पास में। तो ये केवल केस जोड़ दो तो यही M0 है। फिर देखोगे M3 ज़्यादा होता है कि M0 ज़्यादा होता है, हमेशा M3 ज़्यादा होता है। ये तुमने एग्जाम्पल के रूप में देख लिया कि M0 में जब मनी मल्टीप्लायर
कि M3 होता है कि मनी मल्टीप्लायर इंटू M0, कि अगर मान लो 100 रुपये छपे गवर्नमेंट ने, उसकी 5.4 मल्टीप्लाई करोगे तो 540 रुपये हो जाएंगे। मार्केट में इतने रुपए के रूप में सब कुछ चलेगा, क्यों बैंक क्रेडिट करते रहेंगे आगे से आगे। क्यों M3 क्या होता है, करेंसी अदर डिपॉजिट प्लस DD और TD। और M0 क्या होता है, करेंसी OD प्लस बैंक का RBI के पास में, खुद के पास में रिजर्व। तो ये तो है डिपॉजिट, और ये क्या आता है, केवल कैश। तो डिपॉजिट हमेशा कैश से ज़्यादा ही होता है। जैसे मान लो आपकी सैलरी मान लो 60,000 रुपये है, तो आपका डिपॉजिट बैंक में लाखों में होगा, लेकिन आपके हाथ में कैश में कितना होगा, बहुत कम होगा। तो कैश बैंक कम रखती है, डिपॉजिट ज़्यादा रखती है, इसलिए M3 हमेशा ज़्यादा ही होता है। फिर रिलेशन क्या है मनी सप्लाई के अंदर और रिजर्व मनी के अंदर। अभी देखा था कि मनी सप्लाई बराबर M × M0, ये मनी मल्टीप्लायर होता है। मनी मल्टीप्लायर कैसे होता है, मतलब 100 रुपये छपे, बैंक ने क्रेडिट करते 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 उसकी वैल्यू बढ़ा दी। एक ध्यान रखना, मनी सप्लाई और GDP में कोई अंतर, कोई मतलब रिलेशन नहीं होता है। GDP क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो GDP है। मान लो गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट कराती गई तो M3 तो बहुत ज़्यादा हो गया कि गवर्नमेंट ने प्रिंट करा दिया। इन्फ्लेशन की कंडीशन बनती है तो बनती जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने प्रिंट तो करा दिया, लेकिन GDP तो है ही नहीं। GDP मतलब क्या है कि आपने जितना प्रोडक्शन किया है, जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू तो कुछ नहीं है, और केवल मनी प्रिंट करते गए, तो इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में M3 का GDP का। फिर हम देखते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या है, कि मनी सप्लाई और रिजर्व मनी का रेशियो होता है कि M क्या है, M बराबर मनी सप्लाई अपॉन रिजर्व मनी। फिर इसकी वैल्यू डिपेंड किस पर करती है, कि हमने क्या देखा था कि 100 रुपये प्रिंट होकर बैंक के पास गए, बैंक ने आगे क्रेडिट दिया, अगले बंदे को दिया, अगले बैंक ने बैंक में जमा कराया, तो M3 की वैल्यू M0 से ज़्यादा हुई। लेकिन अगर बैंक में जमा ही ना कराए, तो अगर बैंक में पैसा जमा ही नहीं कराएंगे तो बैंक आगे क्रेडिट करेगा नहीं, तो क्रेडिट क्रिएशन होगा नहीं, तो M3 की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो M3 की वैल्यू डिपेंड, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू डिपेंड करती है बैंकिंग हैबिट ऑफ पब्लिक क्या है, कि पब्लिक बैंक में डिपॉजिट कराती है कि नहीं कराती है। कराती भी है तो DD के रूप में जमा कराती है, TD के रूप में। यदि आप डिमांड डिपॉजिट के रूप में पैसा जमा कराओगे तो बैंक उसको क्रेडिट नहीं कर पाता, कि आप तो अगले दिन मांगने चले जाओगे। लेकिन जो टाइम डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक आसानी से उसको क्या करता है, आगे क्रेडिट कर सकता है। फिर आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इस पर डिपेंड करता है M की वैल्यू। मान लो आपने 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराया, आज CRR की वैल्यू 2% है, तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिट 100 रुपये से 2 रुपये RBI के अंदर डिपॉजिट कर दिया, तो बच्चा 198 रुपये मार्केट के अंदर क्रेडिट कर दिया। अगर कल CRR अगर RBI कहता है 10% है, तो 100 रुपये आपने जो बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक उस 100 रुपये में से 10 रुपये RBI के पास डिपॉजिट कर देगा, पीछे बचा 90 रुपये। अब इस 90 रुपये को बैंक क्रेडिट कर सकता है। जैसे ही RBI ने CRR की वैल्यू बढ़ाई, तो बैंक के पास में लोन देने के लिए पैसा ही कम बचा, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो गया, कम हो गया। तो M की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। M3 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि M0 मतलब क्या, जितना पैसा छप गया हो तो M0 है। अगर M की वैल्यू कम होगी तो M3 अपना आप ही कम हो जाएगा। तो M की वैल्यू डिपेंड करती है कि कंट्री के लोगों की सेविंग हैबिट क्या है, दूसरा कि RBI की पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ये हमने क्रेडिट क्रिएशन में देख लिया कि क्रेडिट क्रिएशन है क्या, कि मान लो इस बंदे ने, गवर्नमेंट ने कुछ मनी प्रिंट कराया, A से कुछ परचेज किया, A ने बैंक में जमा कराया, उस बैंक ने आगे B को लोन दिया, B ने कुछ कंजप्शन कराया, अगले बैंक में जमा कराया, अगले बैंक ने D को लोन दिया, D ने फिर अगले बैंक में जमा कराया। तो ये A ने जो पैसा जमा कराया ना, ये कहलाता है प्राइमरी डिपॉजिट, पहली बार जो डिपॉजिट किया। ये आगे जैसे मान लो इसने B को पैसा दिया, B ने जमा कराया पैसा, D ने जमा कराया, ये कहलाता है डेरिवेटिव डिपॉजिट। क्यों, कि यदि बंदा A वो प्राइमरी डिपॉजिट करता ही नहीं, पैसा बैंक में जमा कराता ही नहीं, तो आगे डेरिवेटिव डिपॉजिट क्या होते हैं, पैदा ही नहीं होते। क्यों, ना तो बैंक आगे क्रेडिट करता, ना B C D को इस तरह का अवसर प्राप्त होता कि वो पैसा डिपॉजिट करा पाए। तो ये कहलाते हैं B C D के जो डिपॉजिट है, ये कहलाते हैं डेरिवेटिव डिपॉजिट। फिर आता है इंडिया की जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है 5.4, कि 100 रुपये प्रिंट करता है तो मार्केट के अंदर क्रेडिट क्रिएशन होते होते उसकी वैल्यू हो जाती है 540 रुपये। यदि RBI CRR की वैल्यू बढ़ा देना तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी।